इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस में आपको रुक करते हैं, आपको बताते हैं एमएलसी चुनाव के 27 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। मतगणना स्थल पर मतगणना जारी है। 95 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। 9 अप्रैल को हुआ था 27 सीटों पर चुनाव। 9 सीटों पर बीजेपी के निर्विरोध प्रत्याशी यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद विधान परिषद की तरफ नजरें जमाए हुए और ताकत झोंक दी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 36 सीटें भाजपा के लिए जरूरी हैं ताकि हमारा आंकड़ा 70 से 80 तक पहुंच जाए। वैसे आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि विधान परिषद में सत्ता पक्ष की जीत हो चुकी है। दरअसल 2004 में मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तब सपा 36 में से 24 सीटों पर जीती थी। वहीं 2010 में मायावती के शासनकाल में बसपा ने 36 में से 34 सीटों पर कब्जा किया था। इसके बाद 2016 में अखिलेश यादव की सरकार में सपा को 36 में से 31 सीटों पर जीत मिली थी। बीच सीधी टक्कर जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हुई उसी तरह से विधान परिषद में बताई जा रही है। और आपको बता दें, बहराइच से भारतीय जनता पार्टी की प्रियज्ञा त्रिपाठी जीत चुकी हैं और यहां वो 3,300 वोटों से जीती हैं। यानी जिस तरह से बहराइच से एमएलसी में विधानसभा परिषद में जीत हुई है बीजेपी प्रत्याशी प्रियज्ञा त्रिपाठी की जीत हो चुकी है और इसमें सपा प्रत्याशी को बीजेपी प्रत्याशी ने हरा दिया है। एमएलसी चुनाव के जिस तरह से काउंटिंग लगातार जारी है और काउंटिंग में 27 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो सामने आएगी। हालांकि 27 प्रत्याशी विजयी घोषित होने हैं और उनमें से 95 प्रत्याशियों का जो है वो बैलेट पेपर में आज किस्मत कैद है और ये जब गिनती होगी उसके बाद साफ हो जाएगा। हालांकि इसमें से बहराइच का साफ हो चुका है, लेकिन इसके अलावा चुनाव में आर पार नतीजों की बारी है। बीजेपी और सपा के बीच किसकी टक्कर है, इन सभी सवालों पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। खास मेहमान हमारे साथ होंगे। एमएलसी चुनाव में बीजेपी रचेगी इतिहास, क्या वाकई इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है उसी तरह का प्रदर्शन विधान परिषद में भी नजर आ सकता है। तो ये लगातार कहा जा रहा है। तो एमएलसी चुनाव में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। इन सभी सवालों के जवाब आज हमारे साथ एक खास पैनल होगा, वो इन जवाब उनसे तलाशने की कोशिश हम करेंगे। चुनाव में आर पार है, अब बीजेपी तैयार है, यानी विधान परिषद में अपने सदस्य ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। और ये कहा जा रहा है चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, सभी के विधान परिषद के सदस्य अपने रहे हैं। अब ये देखना है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में कितने विधान परिषद के सदस्य आते हैं। खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं, चर्चा उनसे करेंगे, लेकिन परिचय सबसे पहले करा देते हैं। सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर बड़ी बहस में आपका। रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सत्येंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे कि विधान परिषद के जो 27 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। यानी 95 प्रत्याशियों ने इसमें चुनाव लड़ा, लेकिन आज काउंटिंग जारी है। इस काउंटिंग में कौन अपनी प्रदर्शन बेहतरीन कर पाएगा? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी 40 साल का इतिहास एक बार फिर रचने जा रही है 40 साल के बाद? सबसे पहला सवाल सुनील कौशिक जी आपसे लूंगा। सुनील कौशिक जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे चुनाव को विधान परिषद के? क्योंकि विधानसभा में जो नजर आया था, क्या विधान परिषद में उसका पूरा असर नजर आएगा? सुनील कौशिक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप? जी बिल्कुल। हाँ, मैंने ये कहा कि जिस तरीके से आपने बताया बिल्कुल हकीकत है। ये चुनाव सत्ता पक्ष का चुनाव होता है और सत्ता में रह करके सरकार जिस तरीके से जो वोटिंग करने वाले जो मतदाता होते हैं जी, वो लगभग ब्यूरोक्रेसी के आसपास के लोग होते हैं।
तो निश्चित तौर से कह सकते हैं इस बात को लेकर के कि वो भी ये चाहते हैं कि यदि हम सत्ता पक्ष को बहुमत में लाएंगे तो जो सरकार की योजनाएं हैं या जो लोग हम डेवलप करना चाहते हैं वो उन योजनाओं का बड़ा आसानी से हम धरातल तक ला सकते हैं। और यही वजह है इसका कि चाहे मायावती जी की सरकार हो, मुलायम सिंह जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की, चाहे अब योगी जी की सरकार है, या उससे पहले भी और हम लोग बात कर रहे हैं, तो लगभग ये सत्ता का ही चुनाव माना जाता है। और विधान परिषद में सत्ता का बहुमत होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये लगभग दूसरे चरण में मिल पाता है। यही संविधान की हमारे की खूबसूरती है कि पहले चरण में यदि कोई भी ऐसा बिल जिसको सरकार लाना चाहती है और विधान परिषद में यदि उसका बहुमत नहीं है तो वो बहुत स्पष्टता से बिल को नहीं ला पाती। तो दूसरा जब चरण आता है, दूसरा जब चक्र बचता है, उसके सरकार के रहते हुए विधान परिषद का चुनाव होता है। ऐसे ही केंद्र में हम देख लें कि जब सत्ता में केंद्र में जब सरकार होती है और दोबारा उसको रिपीट होता है, तब राज्यसभा में बहुमत के करीब पहुंच पाता है। तो ये एक बिल्कुल स्थिति अच्छी है कि विधान परिषद में योगी जी का बहुमत होगा, तो ये कहने के लिए भाजपा के पास नहीं बचेगा कि अब हम कोई ऐसा बिल जो जनता से हमने वायदे किए हैं, कोई विधान परिषद में विपक्ष का कोई राजनीतिक दल उसको रोक पाएगा। ये सारी चीजें हैं। और अब तो केवल इस बात का जिक्र होना चाहिए कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि अभी 100 में से 35 बीजेपी के पास है, समाजवादी पार्टी के पास है। या मैं मानूं इस 27 में से 25 और 22 के बीच का आंकड़ा भाजपा के पास रहेगा। और समाजवादी पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एक लोकदल को छोड़ा, एक निर्दलीय को उन्होंने समर्थन दिया है। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल बीजेपी को बहुमत मिलेगा और बड़ा आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में होगा। ठीक है रमेश ठाकुर जी, सत्ता का चुनाव है इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा ऐसा कहा जा रहा है, क्या देखते हैं आप? आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, अभी कौशिक साहब ने बिल्कुल सही कहा। देखो, अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये कहने के लिए स्पेस नहीं बचेगा कि कोई भी सदन में कोई भी बिल आता है या कोई योजना कार्य योजना बनती है तो उसमें कार्य करने के लिए हमें किसी ने अड़ंगा अड़ाया, ये कहने का उनके पास जवाब नहीं है। वैसे भी देखा जाए उस सदन में देखिए जिसका दम रहता है वही निचले सदन में आदि विधान सभा की पार्टियों में दमखम यहाँ पे दिखाता है। आमतौर पर मुझे लगता है कि ये चुनाव जो होता है वो आम जनता का तो होता ही नहीं है, सत्ता का ही होता है। अभी तक के रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल से यही कहते हैं। मुलायम सिंह की जब सत्ता में हुआ करते थे 2004 में, तब हमने देखा 36 में से कितनी सीटें, उन 36 में से 24 सीटों पे वो काबिज हुए, बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। फिर 2010 की अगर चुनाव की बात करें तो उस समय भी 36 में से 34 सीटें उन्होंने क्लीन स्वीप किया। उसके बाद 2016 में अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए भी 31 सीटों में उन्होंने विजय हासिल करी। तो ये चलता रहा, जिसकी सत्ता है उनको अपना दमखम दिखाना होता, उनकी अपनी सीटें रहती हैं। और दूसरी तरीके से देखा जाए जो ये व्यवस्था है भाई, पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 6 राज्यों में ये एमएलसी चुनावों की व्यवस्था है। ये उन राज्यों में है जो बड़े कद के माने जाते हैं और वहां पे बड़े कद के और बड़े ओहदे के जो नेता हैं वो बैकडोर के, यूं कह लूं कि पीछे से रास्ते से सत्ता में घुसने का ये बहुत बड़ा जुगाड़ है मुझे जहां तक लगता है। लेकिन इसकी रेलेवेंसी कहां तक है और इसकी जरूरत कहां पे है, इस पे मुझे लग रहा हमेशा से सवाल उठते आए हैं कि इसकी जरूरत क्या है। कभी कभी राज्यपालों के ये कहा जाता है कि उनके पद को उसकी जरूरत क्या है, तो ये सवाल कभी कभार वाजिब भी लगता है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि हमारा जो देश है वो तो चुनावों का एक उत्सव रहता है, हर तरह के चुनाव रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। लेकिन आज खैर चुनाव हो रहा है, चुनाव की बात करते हैं भाई। 8-9 सीटों पे तो मुझे लग रहा है निर्विरोध उनके चुने जाएंगे। बाकी जो सीटों पे है वो भी कांटे की टक्कर रहेगी। इक्का दुक्का सीट जैसे एक आरएलडी को दी गई है सपा ने और एक निर्विरोध एक निर्दलीय है। तो मुझे लग रहा है इनमें पूरा जो गठजोड़ जो बनेगा और जो विधान परिषद की जितनी भी सीटें जीत के अंदर है, जब विधानसभा में बैठे, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास अब करने के लिए और खुल के बैटिंग करने के लिए, ये कह लो कि इस समय क्रिकेट टीम जो है इंडिया की वो मैदान पे खेल रही है और उनके सामने बांग्लादेश या अफगानिस्तान की बहुत कमजोर जो टीम है वो उनके साथ में खेल रही है। तो खुल के बैटिंग करनी है, कोई उनको कहने वाला नहीं है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को खुल के बैटिंग करने का मौका ये मिलने जा रहा है और इतिहास भारतीय जनता पार्टी रचने जा रही है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सत्ता में वो हैं और इसलिए विधान परिषद में भी वो आने
आने जा रहे हैं, ये कह सकते हैं हम। हमारे साथ सत्येंद्र सिंह भी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सत्येंद्र जी, 40 साल का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ने जा रही है, विधान परिषद में भी अब खुल के बैटिंग करेगी, लगातार ये कहा जा रहा है। अब ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार जिस तरीके से 9 निर्विरोध प्रत्याशी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, अब रहे 27, तो 27 में क्या लग रहा है आपको? देखिए 27 में जो आप बात कर रहे हैं, ये अभी देखिए 2022 में हमने इलेक्शंस दिखे, 27 सीटों पे अभी आपका चुनाव की बातें हम कर रहे हैं, और 2027 का इलेक्शन भी कहीं ना कहीं इसी से हमारा सिद्ध भी होगा, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाएं तो ये सरकार लेके आएगी और खुल के जैसे बैटिंग की बात हो रही है वो डेफिनेटली करेगी। और जो इनको बिल लेके आना है, जो भी अध्यादेश इनको लेके आने हैं, बड़े आराम से उसको निकालते चले जाएंगे। और अभी आप रुझानों को देख लें तो चाहे वो सीतापुर हो, फतेहपुर हो, सहारनपुर हो, प्रयागराज हो, रायबरेली हो, फर्रुखाबाद हो, प्रतापगढ़ हो, सत्येंद्र जी, आपकी आवाज बीच में हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, शायद तकनीकी दिक्कत की वजह से। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ, हाँ बोलिए। 17 सीटें सपा के पास, जो 17 सीटें हैं, इसके बाद में जो बाकी सीटों पे जो इलेक्शन हुआ, उन्होंने कितने कैंडिडेट्स खड़े किए? उन्होंने कैंडिडेट ज्यादा खड़े किए नहीं, यानी कहीं ना कहीं वो गिव अप करने वाली स्थिति में थे। और बाकी जो अन्य पार्टियां हैं, उनके सदस्य को क्या मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो सभी को स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के कैंडिडेट जीतते ही रहे हैं। तो ये तो 40 साल के बाद जो रिकॉर्ड की आप बात करें, ये यकीनन होगा, ये बड़ा रिकॉर्ड होगा कि 1982 में जब कांग्रेस की सरकार थी और उनके पास पूर्ण बहुमत था, उसके बाद ये पहली बार होगा। और इसके बाद तो डेफिनेटली ये लोग बहुत एग्रेसिवली आगे करेंगे, काम को करेंगे, और अपनी जो भी इनके मंतव्य हैं उसको विधानसभा और विधान परिषद से पास कराते हुए चीजों को आगे लेके जाएंगे। तो 24 के इलेक्शंस के लिए भी इनको बहुत काम करना है, 27 के इलेक्शन तो करना ही करना है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज हो रही है और एक ऐतिहासिक परिणाम आज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐतिहासिक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। मनोज मिश्रा भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। मनोज मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा, और आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये इतिहास रचने जा रही है, उसी के साथ साथ ये भी हम कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से दबंग हैं, जो ऐसे नेता हैं, जो माफिया हैं, उनको भी इस चुनाव में जगह दी गई है। तो उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा? क्या वो उनका असर इस पर नजर आएगा? देखिए, दरअसल 36 में अब 26 की चर्चा होनी चाहिए। एक तो परिणाम आया, वही भारतीय जनता पार्टी की फेवर में, तो लगभग 10 सीटें 9 वो चुनाव से पहले जीत चुके थे, जी बिल्कुल, निर्विरोध चुने गए थे, और आज एक सीट परिणाम उन्हें उनकी सीट जीत हुई है। अब जो आपका सवाल था कि बाहुबली या सत्ता, या दरअसल होता क्या है कि एक गुंजाइश थी इस चुनाव परिणाम आने से पहले, आज मतगणना हो रही है या चुनाव के मतदान से के दिन, कि जो स्थितियां समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत के चुनाव में और ग्राम प्रधान के चुनाव में हुई थी, शायद ठीक ठाक लड़ सके वो विधान परिषद में। कारण ये है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को भी यहाँ वोट करना था, यहाँ जनता को वोट नहीं करना था। लेकिन जैसे अभी सत्येंद्र जी कह रहे थे कि लगभग 40 साल बाद इतिहास दोहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के बाद की दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत हुई, और पूर्ण बहुमत इतनी बड़ी संख्या में होने जा रहा। और इसका असर दरअसल यहीं तक नहीं पड़ेगा, इसका असर दिल्ली तक जाता है, क्योंकि दिल्ली में भी आप जानते हैं कि राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं, मतदान होते हैं, तो इसके चुने हुए प्रतिनिधि वहां भी वोटर होते हैं। और जो सवाल था आपका, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो बनारस की बात कर ले, मिर्जापुर की बात कर ले, दरअसल आज की स्थिति तो बदली हुई 2014 के बाद पूरे देश में, और उसका असर प्रदेश में भी है। 17 और 22 की पूर्ण बहुमत की जीत के बाद जिस तरह से विधान परिषद की सीटों में, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुका, मैं आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस 36 में से लगभग 30 प्लस तो जीत के आएगी। कारण यह है कि विपक्ष में वो चीजें मुझे नहीं दिखी, एक भी प्रत्याशी कहीं ऐसा नहीं दिखा, और रिजल्ट में भी आप देखिएगा जो टक्कर दे रहा हो, लड़ रहे हैं एक अलग बात होगी। दूसरी बात, जब ये ऐसी स्थितियां नहीं हुआ करती थी तो इन बाहुबलियों का, या ये कह लीजिए कि इन लोगों का सहयोग समर्थन लिया जाता था। कारण ये है कि ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत से लेकर जिला परिषद से लेकर के नगर पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते वो वोट देते हैं इनके प्रत्याशियों को, तो उनकी आवश्यकता रहती है। लेकिन इस बार योगी की सरकार या दिल्ली में मोदी की सरकार, उसका एक चार्म रिपीट हुआ है, उसका चार्म लोगों में है, तो उन बाहुबलियों की जरूरत नहीं, बल्कि वो बाहुबली इस सरकार के भरोसे जीत के आने जा रहे हैं। पहले क्या होता था, विधान परिषद के चुनाव में उनकी जरूरत पड़ती थी प्रत्याशियों को, आज प्रत्याशियों की जरूरत है सरकार की, या सरकार के
दम्भ की या सरकार के वर्चस्व की या सरकार की लोकप्रियता की। दूसरी बात सदन में जो देखने को मिलेगा, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चूंकि 403 विधान परिषद 100 तो बड़ी अहम होती विधान परिषद की। और पिछली बार तो 2017 में जब परिणाम आए थे तो प्रमुख 3 नेता मुख्यमंत्री से लेकर के दोनों डिप्टी सीएम विधान परिषद से रहे हैं, वो चुनाव को फेस नहीं किए थे। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का बहुत बड़ा मायने हमेशा रहा है। बड़े और मंत्री भी रहे हैं, अभी बहुत सारे मंत्री इस सरकार में जो विधान परिषद से हैं, हो सकता है कि जो 36 में तो लोग चुन के आए, आगे अभी स्पेस बचा हुआ वो भी मंत्री बने। तो जब आप मंत्री बनते हैं तो बिल पेश करने से लेकर के सरकार की योजनाओं से लेकर के, और काफी मतलब पिछली सरकार में सब लोगों ने देखा है काफी बड़ा हिस्सा विधान परिषद के लोगों का रहा है, इस बार भी रहेगा और योजनाएं सफल होंगी। जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र रहा है 17 में या 22 में, अब उसको पूरा करने में आनाकानी का कोई बहाना नहीं मिलेगा कि साहब ये होता तो हम ये कर लेते। यही स्थिति फरवरी 2022 से केंद्र में भी हो गई है। अब उनको भी बहाना नहीं मिलेगा किसी बिल को लेकर के कि साहब हमको ये होता तो हम ये कर लेते। इसलिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह विधान परिषद और विधायक, यहाँ आप विधानसभा में और दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में, तो जब दोनों जगह आपकी पूर्ण बहुमत होती है तो जवाबदेही ज्यादा बनती है, और उसी जवाबदेही का इंतजार मुझे लगता है आज के बाद लोगों को होगा। बिल्कुल, तो जनता विश्वास जता रही है और हर चुनाव में जता रही है, कहीं कोई मौका अब नहीं मिलेगा आनाकानी करने का। इसलिए पूरी तौर से रमेश ठाकुर ने भी अभी कहा था कि खुलेआम बैटिंग करने का मौका ये मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, और सबसे महत्वपूर्ण यही है। सुनील कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जो कई सीटें ये तो लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करेगी, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो सबसे बेहतरीन रहेगा और उनके हक में रहेगा। लेकिन हम अगर बात करें बनारस की, बात करें प्रतापगढ़ की, बात करें आजमगढ़ की, तो इन सीटों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या आप इन पर देख रहे हैं? देखो, जहां प्रतापगढ़ की बात करें, बनारस की बात करें, तो प्रतापगढ़ में तो राजा भैया के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। लेकिन पहली बार मुझे लगता है इस विधान परिषद चुनाव में सरकार का सत्ता पक्ष का ज्यादा बोल रहा, और ये समझना पड़ेगा कि पहली बार विधान परिषद के चुनावों में देखा गया कि प्रत्याशियों को पीटा गया, पर्चे फाड़े गए, कुर्ते फाड़े गए प्रत्याशियों के, और विपक्ष बिल्कुल चुप रहा। अखिलेश यादव के दाएं बाएं हाथ के लोगों को यह पीटा जाता है और अखिलेश यादव केवल ट्वीट करके उसको स्त्री कर लेते हैं, तो लगता है कि चुनाव से पहले ही विपक्ष धराशायी हो गया था, विपक्ष ने हार मान ली थी। और किसी विधान परिषद चुनाव में, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, इतने बड़े स्थिति में निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय लोग नहीं जीत के आए। तो जो 9 सीटों पे आप निर्विरोध हो गए। जब निर्विरोध हो जाएंगे तो मेरा ये कहना है कि सारे समीक्षा कर ली जाए चुनावों की, तो पहली बार सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष नतमस्तक हुआ है। अब जहां वोटिंग हो रही है, वोटिंग से पहले ही अखिलेश यादव जी ने कह दिया था, चुनाव आयोग को लिखा किस तरीके से दुरुपयोग होगा, और जिस तरीके से सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे, उसके लिए विपक्ष ने रणनीति क्या बनाई, अखिलेश यादव जी ने रणनीति क्या बनाई। दूसरा, जिन प्रत्याशियों को आपने टिकट दी उसमें से लोग छोड़ के भाग गए, आप उन पर केवल आपने कार्रवाई कर दी, पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये जो ठोस रणनीति विधान परिषद के चुनावों में होती थी, इस बार मुझे लगता है तो उस ठोस रणनीति के तहत चुनाव नहीं लड़ा गया। ये जरूर बात है कि सत्ता पक्ष का चुनाव होता था, लेकिन एक रणनीति के तहत, एक कूटनीतिक तरीके से विपक्ष भी चुनाव में आता था, और ऐसी स्थिति नहीं आती थी कि 9-9, 10-10 प्रत्याशी निर्विरोध जीत जाएंगे। तो ये मुझे जहां तक लगता है कि जो विधान परिषद के चुनाव में बाहुबलियों को चलती थी, पूर्वांचल की हम बात करें तो अतीक अहमद हैं, अंसारी हैं, या धनंजय सिंह है, धनंजय सिंह की पत्नी भी इस समय चुनाव में है। ये लोग कुछ निर्णय करते थे तो कुछ सीटें इनके हासिल होती थी। लगभग 10 से 15% सीटें हैं जो इनके इशारे पर जीती जाती थी और वो काम करते थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है मुझे, जहां तक मैं अपनी समीक्षा कर पा रहा हूं, कि सरकार ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, आप ये बताइए कि 58 जिलों में ये वोटिंग होगी, और 58 जिलों में लगभग 58 कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। तो आप देख सकते हैं कि सरकार की या चुनाव आयोग की घेराबंदी आप देखिए, 293 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं इस चुनाव में, 597 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 451 सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो जो जिस तरीके से सरकार इस चुनावों में घेराबंदी करती है, जैसे और सरकारों ने भी की, इस बार सरकार ने ज्यादा घेराबंदी की है। जिस तरीके से चक्रव्यूह रचा गया है,
और ब्यूरोक्रेसी का जो इन चुनावों में दुरुपयोग और सदुपयोग देखने को मिलता है, वो सारी रणनीति सत्ता पक्ष ने की है। लेकिन मैं मानना यह है कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि विपक्ष ने हथियार डाले हैं। पहली बार विपक्ष बिल्कुल नतमस्तक सत्ता पक्ष के सामने हो गया। विपक्ष ने जिन प्रत्याशियों को टिकट दी, वो बीच में से कुछ मैदान छोड़ के भाग गई। तो आप ये कह सकते हैं बिल्कुल कि चुनाव बिल्कुल सत्ता पक्ष का होता था और होता है, लेकिन इस बार की तरह कभी चुनाव इस प्रदेश में देखने को नहीं मिला। दूसरा, सत्ता संतुलन रहना चाहिए। जिस तरीके से रमेश जी ने जी कहा, 6 राज्यों में 7 राज्यों में विधान परिषद के मेंबर होते हैं, बड़े राज्य हैं, और बड़े राज्यों में सत्ता का संतुलन होना बहुत आवश्यक है कि आप विधानसभा में बहुमत लेकर के आए, लेकिन विधान परिषद में आपका बहुमत नहीं है तो बहुत कुछ आप कर नहीं पाते जब तक आपके पास विधान परिषद में बहुमत नहीं है। दोबारा आप सत्ता में आएंगे या आपके सत्ता में रहते हुए विधान परिषद का चुनाव होता है तो वो एक रणनीति तय होती है। और यहाँ 40 साल का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में तोड़ा है, तो मुझे लगता है कि भाजपा ने पूरा रिकॉर्ड राज्यसभा में भी तोड़ा है। 100 के आसपास राज्यसभा होकर इन सबका प्रभाव होने वाले राष्ट्रपति का चुनाव है। लगभग उत्तर प्रदेश से 12 राज्यसभा की सीटें खाली होने जा रही हैं। अगले मई और जून में आप देखेंगे उन सब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या करें, उन सब पर पड़ता हुआ नजर आएगा इन सब चीजों का, चुनाव का फर्क। बिल्कुल आप साफ तौर पर कह रहे हैं। रमेश ठाकुर आपके पास आना चाहेंगे, और इस तरह से लगातार आपने सुनील कौशिक जी को सुना, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐतिहासिक इस बार का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इस बार कूटनीति रणनीति बनाने के बजाय विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ हथियार डाले हैं। देखिए हैदर भाई, मुझे लग रहा कोई ऐतिहासिक नहीं है। बिल्कुल रास्ता साफ है, बिल्कुल सपाट रास्ता है। गाड़ी कैसे चलानी है, ब्रेक लगाना नहीं लगाना, पूरी तरीके से सत्ता के लिए रास्ता साफ है। देखिए ये तो वही बात हो गई। सुनील कौशिक जी से सहमत नहीं है आप? जी, सुनील कौशिक जी से सहमत नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ। पूरी उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए एक अखाड़ा सजता है। अखाड़े में क्या होता है कि एक पहलवान जाता है और कमजोर पहलवान उठा के उनको पटक देता है, और फिर वही कुश्ती 3 महीने के बाद फिर हो जाती है। तो जो गिरा हुआ पहलवान होता है कि यार अभी तो इन्होंने पटका है, अभी मैं क्यों जाऊं। तो वही स्थिति मुझे लग रहा है विपक्ष के पास हो गई है। इस बार जो पटक रहा है वो कौन? भारतीय जनता पार्टी आपको नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी है, और कौन है? जो कमजोर है वो विपक्ष है। और विपक्ष इसमें दमखम क्यों नहीं दिखा रही है, लड़ क्यों नहीं है, उनको पता है। देखिए 4-5 बार की सीएम मायावती रह चुकी हैं, मुलायम सिंह रह चुके हैं, और उसके बाद में अखिलेश जी रह चुके। इनको पता है कि विधानसभा परिषद के चुनाव किन हथकंडों से जीते जाते हैं, ये बात उनको पता है। वो हथकंडा कौन अपनाता है? अभी कौशिक जी ने सारे बता दिए, कितने एसडीएम लगे हुए, कितने ये लगे हुए। तो कूटनीति और रणनीति बनाने में विपक्ष पीछे रहा है, ऐसा आप भी मान रहे हैं? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये जो जितने भी एक सरकारी अमला जो लगा हुआ है ना, ये अघोषित वोटर है, ये मान के चलो, वोट यही करवा रहे हैं। और मैं जयदी साहब एक बात और कहना चाहूँ, हम तो यूपी से आते हैं, दर्जनों प्रधान हमारे आसपास के हैं, घर के भी लोग हैं, लेकिन प्रधानों को और जिला पंचायत सदस्यों को बड़ा मजा आ रहा है इस बार। एक अभी प्रधान जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार इस बार चुनाव जो हो रहा है बड़ा मजा आ रहा है। हमारी गेहूं की फसल मजदूर लगाते थे, सब पता नहीं कौन कौन काट के घर पे रख के जा रहे हैं, और सब्जियां भी घर पे आ रही हैं, और हर तरीके से घर की सफाई उफाई भी कर रहे हैं। मैंने पूछा ये किसने करा? कह रहे बस चुनाव का असर है, पता नहीं कौन कर जा रहा है। और शाम को जब 6 बजते हैं उसके बाद में कहते हैं जनाब बस ध्यान रखिएगा। तो जाहिर सी बात वो जोड़ रहे तो उन्हीं के लिए जाएगा। तो प्रधानों को बड़ा मजा आ रहा है, जिला पंचायत सदस्यों को बड़ा मजा आ रहा है। एक जिला पंचायत सदस्य से बात, वो तो ये कह रही थी तो मजेदार चुनाव है, तो ऐतिहासिक तो हुआ सर। हाँ नहीं, वही तो उनके लिए ऐतिहासिक हो गया। तो वो जिला पंचायत सदस्य कह रहे हैं काश इस तरीके चुनाव अगर हर 3 महीने में हो तो बड़ा मजा आए। वो तो दुर्भाग्य इस बात का है, रमजान चल रहे हैं और अभी नवरात्रि गुजरे, नहीं तो मुर्ग मुसल्लम और ये मुर्गा इतने उछेले जाते हैं इस बार जिसके कुछ कहने के। लेकिन कुछ कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जिस तरीके से आप ऐतिहासिक कह रहे हो, वास्तव में चुनाव ऐतिहासिक है। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं। जो ऐसे लोग हैं जिनको वोट का इस बार मतदान का इसमें जो अधिकार होता है करने के उनके लिए ऐतिहासिक, उनके लिए लाभदायक है। मनोज मिश्रा जी, जो चुनाव है ये उनके लिए लाभदायक है, उनके लिए ऐतिहासिक है, उनके लिए ही सब कुछ है, क्योंकि उनका वोट है उसमें और इसका लाभ उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। भले ही अगर हम बात करें, जो दबंगों की बात मैंने की थी पहले भी आपसे, भूमाफियाओं की बात की थी, जो लोग इसमें हैं उनका
खास वर्चस्व नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार सत्ता को पूरी तरह से मौका मिलने जा रहा है। पूरी तरह से मौका हर बार मिलता है, लेकिन इस बार जैसा आपने बताया 9 सीटें और 1 सीट अब विजयी घोषित हो चुकी है, तो 10 सीटें पहले ही उनके कब्जे में जा चुकी हैं। ऐसे में बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है विधान परिषद में भी। हैदर भाई, दरअसल क्या है ना कि जैसे भी मित्र कह रहे थे, मैं 2002 घटना आप शेयर करना चाहूंगा। हैदराबाद में था, तो वहां पे जब वोटर की पर्ची जाती थी जी। तो साथ में कुछ पैसे जाया करते थे। अब क्या हुआ है कि ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत से लेकर विधान परिषद का जो चुनाव है, बड़ा प्रबंध तंत्र हो गया है। और इस प्रबंध तंत्र के साथ में सत्ता का इकबाल मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जिन बाहुबलियों की जरूरत सत्ता को पड़ा करती थी 90s के दौर में, 95, 94, 97, 99, कल्याण सिंह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर राम प्रकाश गुप्त से लेकर के या मायावती मुलायम सिंह, बड़े तोड़ जोड़ उत्तर प्रदेश में देखे हैं, विधानसभा में और विधान परिषद में जी। लेकिन अब वो परिस्थितियां बड़ी बदल गई। परिस्थितियां इस रूप में बदल गई हैं कि या तो वो प्रबंध तंत्र के अपराधी जेल में हैं, और अगर जेल में नहीं, जेल के बाहर में भी, तो वो सरकार की नाक में दम करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वो ऐसी स्थिति में कि सामान्य रूप से जीवन जिए और सरकार की कार्यगुजारी में कोई दखल न दे। अब रही बात इस चुनाव को, जिसपे हम आप चर्चा कर रहे हैं, जिसके लगातार मतगणना चल रही है और अभी परिणाम में लगभग 2 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन जितने जहां से खबर आ रही, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लगभग सभी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं प्रतापगढ़ में राजा भैया भी अंततः कहीं न कहीं इस बार भारतीय जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी कई जगह सीटें साफ हो चुकी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। सबसे पहले प्रतिक्रिया जीत के बाद। जी, मैं आपसे वही कह रहा था कि मतगणना के साथ जो परिणाम आते जा रहे हैं, आप देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करते जा रहे हैं। और इस जीत के सुनिश्चित में जैसे बीच में जिक्र हुआ, चाहे बनारस का या प्रतापगढ़ का, बनारस हो, प्रतापगढ़ या बाकी जहां पर भी धनंजय सिंह की बात कर लें आपको जौनपुर में, तो ये लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसके समर्थन में या उसकी तरफ पॉजिटिव होकर के चुनाव जीते हैं। आप देखिए इस बार राजा भैया का मत अंतर बहुत कम रहा है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मजबूत विपक्ष के वोट ऑफ परसेंटेज विधानसभा में बढ़े थे, सीटें बढ़ी थी, विपक्ष का अकेला चेहरा अखिलेश यादव हुए थे, मायावती और कांग्रेस नगण्य हो गए थे, उनको मजबूती से विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन सच बात यह है कि विधानसभा के चुनाव के परिणाम से अभी विपक्ष उभर नहीं पाया है। इस मामले में मैं तारीफ करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हारती है तो हार के बाद जीतती है, तो जीत के बाद पुनः आकलन करके खड़ी होती है, जहां उसकी हार भी होगी अगर हम पंजाब की बात कर लें। लेकिन यही कमजोरी है विपक्ष के क्षेत्रीय पार्टियों में, और कांग्रेस पर तो चर्चा करने का बिल्कुल कोई औचित्य चीजें नहीं बचता कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के इतना लगातार विवादों में रहते हैं। तो विधान परिषद का परिणाम, मैं फिर कहूं कि आज के परिणाम का असर आने वाली कल की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम मायने रखेगा, और साथ में देश की राजनीति में बहुत बड़ा समर्थन देने जा रहा है। समर्थन इस बात का है कि अब इन सीटों से राष्ट्रपति को चुनना और बाकी चीजें भी तय होती हैं, और राज्यसभा से भी ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से चुन के जाएंगे। लेकिन जरूर ये कहेंगे कि जब लोकतंत्र होता है, चुने हुए प्रतिनिधि, जिस तरीके से मैं बार बार हैदर भाई बात कह रहा हूं, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान के चुनाव में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उसका असर इस विधान परिषद के चुनाव में नहीं दिखा। कारण चाहे प्रत्याशी चयन की बात कर लें या ये कह लें कि मौजूदा सरकार 2 का जो इकबाल है योगी सरकार का, उसमें मैक्सिमम सीटें 36 में 24 की चर्चा आप कर सकते हैं, मुलायम सिंह करिए, मायावती करिए, लेकिन उस दौरान में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष थी, हार जीत लगी रहती है। संख्या 36 में 31 हो सकती है, लेकिन मुझे लगभग अब बचा हुआ 18 या 19 सीटों का परिणाम, वहां भी समाजवादी पार्टी कहीं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जी, तो बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अच्छी स्थिति में नजर आ रही है मनोज जी। और रमेश ठाकुर जी, जिस तरीके से बलिया, लखनऊ, रायबरेली, जौनपुर, बहराइच पहले ही आपने देखा, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में पहुंच चुकी हैं, जीत हासिल कर ली भारतीय जनता पार्टी ने। क्या प्रतिक्रिया इन सीटों को लेकर आपकी? नहीं, बिल्कुल देखो, उधर की जितनी भी बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी बेल्ट है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा दमखम है। अभी मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीत के भी हार जाती है, हार के भी जीत जाती है। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। वो कभी भी, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, वो कभी अपनी जो फिलॉसफी होती है, अपनी स्ट्रैटेजी होती है, वो बदलती नहीं है, और कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करती है।
अप्रैल चल रहा है। पिछले साल 2021 में ही पंचायत के चुनाव हुए थे। 28 तारीख को लास्ट फेसिंग की जो वोटिंग हुई थी। तो अगर आप गौर से देखो तो पंचायत चुनाव जो था पूरा सत्ता विरोधी था। पूरी एक तरफा अगर आप देखो तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट पड़ा था। लेकिन उसके तुरंत ही बाद जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वो भी सत्ता का आप कह सकते हो किसी भी तौर पे, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ करके अपने पक्ष में पूरी स्थिति उन्होंने कर ली। अब जब विधानसभा के चुनाव होते हैं उस समय भी किसी को नहीं लग रहा था, अनएक्सपेक्टेड इस बार का चुनाव हुआ है, इतनी सीटें आई हैं, लग ही नहीं रहा था। ये लगता था कि सरकार बन जाएगी, लेकिन इतनी सीटें आ जाएगी ये किसी को नहीं था। बिल्कुल। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के अपना ही कॉन्फिडेंस था कि हम यहां तक आ जाएंगे। अब जब जिनकी सरकार बन जाती है, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बन जाती है, फिर उसके बाद में एमएलसी के जो चुनाव होते हैं तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब विपक्ष इस समय क्या है, घूम फिर के बात अखिलेश यादव पे आ जाती है कि विपक्ष की जो भूमिका है अखिलेश यादव ही निभा रहे हैं। अब इन चुनावों में विपक्ष का कितना रोल रहता है, विपक्ष कितना कुछ कर पाता है, ये अखिलेश यादव बहुत अच्छी और वो जमा कर दो और कुछ करने की कोशिश नहीं करी है। जो कैंडिडेट है अगर उनसे सही से पूछे उनके कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनका नाम भी उनको नहीं पता है। उनको पता है कि उनके लिए कुछ ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। अगर जीत जाए राम भरोसे वो अलग की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी मनोज जी कह रहे थे 17-18 सीटें और बची हैं, उसके बाद में 2-2:30 बजे तक सबका परिणाम क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है खाता खुल जाए, 1-2 सीटें भी अगर इनके पास चली जाती हैं, क्योंकि 2-4 इनके कदावर नेता हैं, साजन सिंह यादव हो गए, क्योंकि उनका विधानसभा में होना बहुत जरूरी है, प्रखर प्रवक्ता हैं, अच्छी चीजों को मुद्दों को उठाते हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसे व्यक्तियों का विपक्ष की तरफ से विधान परिषद में होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बार बचता भी नहीं है, ऐसा भी नहीं लग रहा कि ऐसे लोग भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो प्रधान, जो जिला पंचायत, ये 2 कड़ी में आपको बता रहा हूं, ये जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अलग थे, रुष्ट थे, वो लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी के आज उनके पक्ष में वोट कर रहे हैं। मैंने आपको गेहूं काटने का उदाहरण दिया है। कई जगह कंपाइनें चल रही हैं, प्रधानों के खेतों में काटे जा रहे हैं। कई जिला पंचायतों के खेत काट काट के ट्राली भर भर के उनके घर पे गेहूं आ रहा है। कोई उनको किराया नहीं देना पड़ रहा है, कंपाइन का कुछ नहीं देना पड़ रहा है। तो ये सारा किसी भी तरीके से आप सोच लो कि ऑब्लाइज करने के लिए, उनको अपनी तरफ पक्ष में लाने के लिए, वोट देने के लिए सारी चीजें हैं। एक पहले क्या होता था, मुख्तार अब्बास की बात कही जाती थी, इस तरह के बाहुबली की बात की जाती थी, उनको समाजवादी पार्टी, विशेष तौर पे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। रमेश ठाकुर जी, मुख्तार अब्बास ने मुख्तार अंसारी की बात की। मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री हैं सर, वो तो बहुत बड़े मंत्री हैं। नहीं हम बड़ी इज्जत उनपे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये लोग क्या करते थे, इनको टैक्स दिया जाता था समाजवादी पार्टी की तरफ कि आपको ये घेरा ये है, और फिर इधर आपको रामपुर आजम खां को दे दिया जाता है कि जितने भी इतने लोग यहाँ पे प्रधान वरदान जितने सबको घेरा। इनके पास क्या होता, बरेली उरेली का हमारा तो लोकल का इलाका था, हम देखते थे उस समय इनके प्रधानों के, जिला पंचायत सदस्यों के घरों पे डीएमएसपी नहीं होते थे। बाहुबली लोग लठ लेके बैठते थे प्रधान घरों के बाहर, हाँ जी वोट आपको यहीं पे देना है, खुल्लम खुल्ला होता था। लेकिन कमोवेश स्थितियां इस बार ऐसी नहीं है। कम से कम कोई किसी प्रधान के घर पे कोई लठ लेके नहीं बैठा हुआ है। डीएम प्रशासन जरूर ठीक उनके घर पे आ रहा है, देख रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। ये माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है इस बार। ये जरूर कहा जा रहा है आपको ऑब्लाइज करने के लिए आपके गेहूं भी काटे जा रहे हैं, आपके खेत भी काटे जा रहे हैं, और अगर आपको मुर्गा चाहिए मुर्गा भी आपके घर पे पहुंचाया जा रहा है। बच्चे का अगर बर्थडे आ रहा है तो उसका केक वेक का भी आपको ऑर्डर दे दिया जा रहा है, पैसे नहीं दोगे हम ही दे देंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा गिरेबान पकड़ के कि वोट आपको हमें ही देना है। तो ये चीजें सुधरी है, तो हम चाहते हैं कि ये चीजें सुधरी रहे, और वोट कौन किसको देता है वो तो बात की बात है। तो ऑब्लाइज तो पहले भी किया ऑब्लाइज तो पहले भी किया जाता था, लेकिन अब व्यवस्थाएं सुधरी हैं और अच्छे तरीके से की जा रही है। पहले बर्थडे केक भले ही ना दिए जाते हों, लेकिन अब बर्थडे केक भी दिए जा रहे हैं। अब व्यवस्थाएं भी पूरे सुरक्षित ढंग से की जा रही हैं, बिल्कुल ये कहा जा सकता है। ठीक है सुनील कौशिक जी, व्यवस्थाएं सुधरी हैं और व्यवस्थाओं से ही ऑब्लाइज भी किया जा रहा है, लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से सब हो रहा है। सिस्टम बदला है। आप कह रहे हैं कूटनीति और रणनीति की जरूरत थी, लेकिन अब जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से बदला है, वो और इंक्रीज व्यवस्थाओं के साथ नजर आ रहा है। नहीं बदला है, लेकिन जहां रमेश जी लठैत की जो बात कर रहे हैं, वो लठैत अब अपराधी नहीं है, अब ब्यूरोक्रेसी लठैत हो गए।
जी। और जहां तक मेरे पास भी सूचना है कि हर अधिकारियों ने सबको बड़ा प्यार से बैठ के समझा दिया गया कहाँ वोट करना है, कहाँ वोट नहीं करना है। और हर विधान परिषद पे आप देखोगे तो 3000 से लेकर के 4200 तक वोट है, कहीं 3000 है, कहीं 3500 है, कहीं 4000 के आसपास वोटिंग है, 1,20,000 के आसपास वोटिंग है 27 सीटों पर। तो बहुत बड़ी संख्या में नहीं है जितना वोटर कहा जाए कि एक जिले में 3 से 4000 लोगों से संपर्क करना प्रशासन का और दिशा निर्देश देना या अपने बल पे समझाना बहुत बहुत आसान होता है। यह तो कोई बीच में हस्तक्षेप करने वाला नहीं है या उनका कोई सेनापति, और वास्तव में इस चुनाव में कोई सेनापति दिखाई नहीं देता। तो सेनापति उनके साथ होते तो एक बार को ब्यूरोक्रेसी के लोग भी देखते हैं कि आगे जाकर के क्या दिक्कत हो सकती है, उनके लिए सरकार आती जाती रहती है। लेकिन इस बार यदि सेनापति ही बिल्कुल हथियार डाल दिए हों तो ब्यूरोक्रेसी को ये सब चीजें करना बहुत आसान हो जाती है। पहले आसान नहीं हुआ करती थी, जैसे पहले ब्लॉक प्रमुख वगैरह या से पहले जो बीडीसी मेंबर हुआ करते थे या जिला पंचायत चुनाव से पहले जिला पंचायत सदस्य हुआ करते थे, तो जब उनको सर्टिफिकेट मिलता था वहीं से लोग उठा लेते थे उनको और उठा करके होटल में शिफ्ट कर दिया, बाहर कहीं प्रदेश से बाहर भेज दिया, उसी दिन वापस आते थे जिस दिन उनकी वोटिंग होती थी। लेकिन अब वो व्यवस्थाएं करते थे लठैत लोग जो वहां सिस्टम में थे, जहां उनकी गुंडागर्दी चलती थी, जहां उनका वर्चस्व कायम था। लेकिन अब ये काम सब ब्यूरोक्रेसी बड़ा प्यार से करने लगी है और ये समझा दिया जाता है कि अभी सरकार इनकी ये सारे काम भी लोगों को करना है। तो ये विधान परिषद के चुनाव में होता है ऐसी चीजें। और रमेश जी ठीक कह रहे थे कि पहले अलग तरीके की सिस्टम था और इस बार सरकार ने अलग तरीके का सिस्टम है और इस बार ब्यूरोक्रेसी को ही सारी जिम्मेदारियां दे दी गई। बाहर के लोगों को जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं, बाहर के लठैतों को जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं, बाहर में जो वर्चस्व कायम किए हुए लोग हैं उनको जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं। एक जो ब्यूरोक्रेसी में सिस्टम में रहते हैं, अच्छी पोस्टों पर हैं, जिनकी कमांड रहती है, तो उनको टारगेट दे दिया गया तो चुनाव मुझे लगता है आसानी से हो भी जाता है और एक जनता में एक अलग संदेश भी जाता है, कुछ चीजें दिखती नहीं है। ठीक है, जनता में एक संदेश जाता है, ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई है। और मनोज मिश्रा जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है, रमेश ठाकुर जी ने भी अभी कहा था कि सीटें 1-2 भी आना बड़ा मुश्किल है अब समाजवादी पार्टी के लिए, कैसे देखते हैं इस बात को आप? हैदर भाई, बड़ा चिंता का विषय है। मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार है, दोनों सदनों में हो जाए कोई बात नहीं, अच्छे परिणाम दे, वो जनता का काम है। लेकिन बतौर पत्रकार हम सारे लोग पत्रकार ही हैं और इस बात की चिंता करनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे और 2003 की मुझे प्रेस याद है कि विपक्ष जब नगण्य होता है तो मीडिया काम करती है। लेकिन अगर विपक्ष किसी सदन में बात उठाने की स्थिति में नहीं होगा तो सरकारें भी अक्सर हमने देखा है कि रिपीट होने पे बेलगाम हुई है, चाहे वो बंगाल की बात कर ले, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर ले और राज्यों की बात कर ले। जी, तो बेहतर होता, जैसे अभी कुछ लोगों का नाम आया कि अच्छा अखिलेश जी के साथ एक समस्या क्या हुई हैदर साहब, दरअसल पूरे चुनाव में विपक्ष चेहरा बनते बनते वो अकेले चेहरा बन गए। अगर वो विपक्ष के नेताओं में और अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साथ लेके चलते तो शायद विचार विमर्श भी होता। और यही मनोज मिश्रा जी बड़ा कारण रहा उत्तर प्रदेश में हार का, क्योंकि जहां मंच संभालने की बात थी वहां अखिलेश यादव, जहां कमान संभालने की बात थी वहां अखिलेश यादव, जहां टिकट बांटने की बात थी वहां अखिलेश यादव, ना पिता की सुनी, ना चाचा की सुनी, ना वरिष्ठ नेताओं की सुनी, अकेले ही सब रणनीति तैयार करने की सोच रखी थी, अकेले उत्तर प्रदेश को साधने चले थे, यही वजह रही। और हैदर भाई, सबसे बड़ी बात जानते हैं, जब आप विपक्ष चेहरा नेता हो जाते हो, जब समूह विपक्ष आपके पीछे खड़ा होता है तो आपकी गलतियों की सजा उसको भी मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद भी देखिए लगातार दिल्ली से समन्वय बैठाए हुए, कल दोनों डिप्टी सीएम के साथ में सीएम का चले जाना, एक डिप्टी सीएम का बदल जाना, वहीं केशव मौर्य के हार के बाद दोबारा उनको डिप्टी सीएम बनाना, बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा विपक्ष को चाहे रीजनल लेवल पे हो चाहे केंद्रीय लेवल पे हो सीखने और को समझने को हो। मैं बताना चाहूंगा, चूंकि लगभग 18 से 20 साल से मैं 15 दिन लखनऊ रहता, 15 दिन बंगाल रहता हूँ। बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हार के बाद भी पहले दिन से, चाहे वो कारपोरेटर का चुनाव रहा हो, चाहे वो लगी हुई है, उसको ममता की रिपीट का, ममता के हैट्रिक का या ममता की इतनी बड़ी जीत का कोई असर नहीं है। संगठन लगातार काम कर रहा है और तुरंत लग गया 2024 और 2026 के टारगेट पे। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की स्थिति देख रहा हूं। आज विधान परिषद का चुनाव था, 100 में 36 सीटें थी, जिसमें लड़ते तो मजबूती से आप, हार जीत तक अपनी अलग बात होगी। और जब विपक्ष लड़ता है तो लगता है कि भाई काम तो सरकार को करना है, काम तो जो जीते हुए लोग करेंगे, लेकिन हारे हुए लोग भी अक्सर
नई चर्चा करके, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा था जगदेव पाल और प्रमोद तिवारी को, इन लोगों को, कि मौजूदा सरकार को मजबूर करते थे जनहित में काम करने को लिए। लेकिन इस बार की जो स्थिति है, विपक्ष के नेता सदन में जरूर अखिलेश जी बन गए, क्योंकि 2024 में लगता है कि जो समूह उनके साथ था वो चटक करके कहीं किसी अन्य दल में नहीं चला जाए, इस बात का उनको डर है। लेकिन वो कुनबा नहीं बचा पा रहे हैं। लगातार अगर शिवपाल यादव की चर्चा हो रही है, भाई शिवपाल यादव को आपने इतना हल्का, इतना छोटा क्यों कर दिया? जो आदमी लोहिया क्रांति से निकले हुए अखिलेश मुलायम सिंह के साथ पैरेलल राजनीति में रहा हो, उनके पीछे संगठन से मजबूत करता रहा, आपको तो मुलायम सिंह जी ने सत्ता भी दी, संगठन भी दिया, और आपने उसका क्या हासिल कर दिया? 2017-2019 के ट्रायल के बाद 2022 में जो एक नया प्रयोग हुआ कि विपक्ष में मायावती खत्म हो गई, कांग्रेस नगण्य रही, उसके बावजूद भी विपक्ष इतना कमजोर रहा। भारतीय जनता पार्टी 37 साल बाद इतिहास रचती है। और आज हैदर भाई, मैं फिर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, शाम का जो परिणाम होगा ना, वो 45 साल या 42 साल बाद का बड़ा अप्रचंड होगा और भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत करेगा, प्रदेश के साथ साथ देश में नीतियां बनाने के लिए, बिल पास करने के लिए और जनहित में काम करने के लिए। बिल्कुल। तो विपक्ष के तौर पर रमेश ठाकुर जी, विपक्ष के तौर पर जो कार्य अखिलेश यादव को करने चाहिए थे वो नहीं कर पा रहे, इसलिए जो आपने कहा था कि 1-2 सीटें आना भी मुश्किल हो रहा है। और जिस तरह से मनोज जी ने बताया कि कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, हम पत्रकार के तौर पर इसको देखें तो ये बड़ा पूरी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष की 1-2 सीट आना भी मुश्किल है। ये दुर्भाग्य है विपक्ष का कमजोर देखिए होना। हैदर भाई, पूरे एपिसोड में, पूरे इन चुनावों में बुनियादी तौर पे 2 बातों को ठीक से हमें समझना होगा। अव्वल तो ये है कि जब अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि चाहे मंच की बात हो तो अखिलेश यादव, टिकट की बात हो तो अखिलेश यादव, इसी फिलॉसफी को और इसी कमजोरी को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा जहां जहां अखिलेश वहां वहां कलेश। तो इन चीजों को लेके उन्होंने इस तरीके से प्रचार कर दिया कि उनको एक ऐसा एक चेहरा बना दिया विपक्ष के लिए कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा जो भी आका, तुम्हारा जो भी माई बाप है वो अखिलेश यादव है। अगर अखिलेश यादव जीत जाएगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यही चीजें रही। अब मनोज जी ने कहा कि शिवपाल यादव, मतलब समझ में नहीं आता है कि शिवपाल यादव की राजनीति को और शिवपाल यादव को, कद को आपने कमजोर कैसे कर दिया। आपने कमजोर करा, तभी इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। नीचे से बूथ से लेके पन्ना प्रमुख से लेके जो संगठन उन्होंने खड़ा करा था, मुलायम सिंह यादव के बाद दूसरे नंबर के नेता यही थे शिवपाल यादव, जिन्होंने ये काम करा था। सत्ता संगठन हाथ में मुलायम सिंह ने जरूर दिया था, लेकिन बैकडोर पे जो उनकी मजबूती और जो पुश करा था वो शिवपाल यादव की भी उसमें सहमति थी। उनको पता था कि भविष्य की जो राजनीति होगी उत्तर प्रदेश में और प्रदेश की, उसमें अखिलेश यादव के साथ में मिलके मैं भी करूंगा। ये शिवपाल यादव ने उस समय सोचा था, लेकिन अंततोगत्वा ऐसा हुआ नहीं। उसका खामियाजा आज ये लोग भुगत रहे हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी बात देखो फिर भी आ जाती है, प्रचंड बहुमत और प्रचंड बहुमत की सरकार का आज की डेट में होना नुकसानदायक है। इतना अच्छा नहीं होता है, बेलगाम चीजें हो जाती हैं। जब ये कहा जाता था, ये बहुत पहले जमाने जब माथुर साहब हुआ करते थे, एसपी सिंह जो हुआ करते, जो पत्रकारिता जो एक संस्था थे, जो एक असल में जो करते थे पत्रकारिता, जनहित की पत्रकारिता करते थे, वो कहते थे कि जब विपक्ष जहां पे कमजोर हो जाता है वहां भूमिका मीडिया निभाता है। मीडिया किस तरीके से भूमिका निभा रहा है हम आप देख रहे हैं। हम भी उसी का पार्ट है। कहते हैं कि घर की चीजों को कभी पर्दे पे नहीं लाना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस समय चर्चा और विमर्श मीडिया में होना चाहिए कि जहां पे विपक्ष कमजोर है वहां मीडिया अपना रोल निभाती है, मीडिया अपना रोल नहीं निभा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुख इस बात को होता है। आज लेकिन रमेश जी, इंडिया न्यूज की तारीफ करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार हर एक नेता को, हर एक पत्रकार को उसकी पूरी बात रखने का मौका देता है बाकी चैनलों के मुकाबले। देखिए आपके हर प्लेटफॉर्म पे, हर चैनल पे हम लोग होते हैं, खुल के बात रखते हैं, सब बात करते हैं। ये हम पहले से भी कहता हूं, हमेशा कहता हूं। ये चीजें आप किसी और चैनल पे जब बात करो तो बीच में ही आपको रोक दिया जाएगा, नहीं नहीं मीडिया तो बहुत कुछ करती है, मीडिया तो वो करती है। वो मीडिया कहती है जो गवर्नमेंट के प्रो है, बिल्कुल गवर्नमेंट के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा देखो हम सब मीडिया के ही पार्ट हैं। उनकी बुराई है तो हम अपनी बुराई कर रहे हैं, लेकिन उस बुराई में बहुत कुछ ऐसा, हम सबकी बुराई नहीं कर रहे सर, हम इंडिया न्यूज की तारीफ कर रहे हैं।
नहीं, इंडिया न्यूज तारीफ की। आप करो, तारीफ आप करो, हम तारीफ नहीं करेंगे, हमें तारीफ करने की क्योंकि इस काबिल है इंडिया न्यूज सर, सबको बात रखने का मौका देता है। जी जी, बात रखने का है, जो सच्चाई है उसको बयां आपको भी करना चाहिए, मनोज जी को भी करना चाहिए, जी। कौशिक जी को भी करना मनोज जी चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मनोज जी, जितनी स्वतंत्रता मनोज जी का रिएक्शन ले लेते हैं। ये मैं कहूंगा वो दूसरा चैनल नहीं देता है, ये मैं पहले भी कहता हूँ। जी जी मनोज जी। हैदर भाई, जब रेस में आप अकेले होते हो ना, तो नंबर 1 भी आप होते हो, नंबर 100 भी आप होते हो। जी अब आप इसको समझते रहिए। मैंने इस किस्मत में कहा लगभग 5 सालों से हम आपके चैनल पर जुड़े, और ये बात कोई कहने की बात नहीं, सच में आप सबको मौका देते हो और देना भी चाहिए। लेकिन जो बात अभी रमेश भाई कह रहे हैं, देखिए उनकी बात के पीछे भी कहीं कोई तर्क है, और वो बड़ी समझने की बात है कि जब सरकारें, मैं किसी भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात नहीं करूं, बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे वो हम साउथ की बात कर ले, हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर ले, सरकारें जब रिपीट होती तो उनका काम करने का तरीका बदल जाता है। और ये बड़ी बारीक से लाइन है कि जनता या तो विपक्ष का, जब सरकारें बेलगाम होंगी तो जनता विपक्ष को मुंह देखती है या मीडिया को मुंह देखती है। इसमें कहीं न कहीं बदली परिस्थितियों में बहुत कुछ बदला हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि चौथे स्तंभ का जो नेहरू जी ने एक जो आपको पकड़ाया था, वो कहां पे उलझ के रह गया और कहां चीजें रह गई, उसके बावजूद भी सारे मीडिया घराने अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई 19 कर रहा, कोई 21 कर रहा, पर हम उस चौथे स्तंभ के संविधान के बावजूद जो हमारे लिए होना चाहिए था 70 सालों में नहीं हुआ। सर लेकिन फिर भी ठीक है मनोज जी, विधान परिषद पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वक्त की भी कमी है, वक्त की पाबंदी भी है। मैं उसी पे आता, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। इंडिया न्यूज के माध्यम से ही मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि लाखों लोग आपको देखते हैं, जानते हैं, और हम लोग अक्सर ये टिप्पणियां करते हुए रहते हैं। विधान परिषद चुनाव के आज के आने वाले परिणाम, मैंने इसीलिए जिक्र भी किया था कि 2 डिप्टी सीएम और पूर्व अभी मौजूदा सीएम ये पिछली बार जब चुने गए थे तो विधान परिषद से। उत्तर प्रदेश चूंकि 403 विधानसभा के क्षेत्र है, तो यहाँ 100 विधान परिषद सीटें हैं और ये बड़ी अहम है। और इसको समझना पड़ेगा कि ये पैरेलल चुने हुए विधानसभा की पैरेलल ये काम करती हैं। इनका जो विधानसभापति होता है वो उसकी कई समितियों की योजनाओं में उसका बड़ा योगदान होता है, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर ले, चाहे हैदर भाई, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन चूंकि जीत होती है और हार होती है, हार पे समीक्षा करती है वो भारतीय जनता पार्टी, सुधार करती है, और लगातार हार के बाद 14 से विषम परिस्थिति में, या कहिए कि नुकसान पर नुकसान और उठाने का काम कर रही है। तो कांग्रेस और कांग्रेसवाद में समाजवादी पार्टी को देख रहा हूं, और जो अभी बीच में जिक्र चल रहा था शिवपाल यादव का, मैं फिर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, विपक्ष का अकेला चेहरा अखिलेश यादव है, वो विचार करें उन लोगों पे जो 50, 55, 60 साल या 40 साल या 30 साल मुलायम सिंह यादव के साथ काम किए। जरूरत है, अकेले राजनीति करके उन्होंने देख लिया कि परिणाम क्या हुआ, कि सत्ता आते आते उनके हाथ से चली गई, और 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी कहां है। ये विधान परिषद परिणाम के बाद भी बहुत सारे मौके आते हैं, चुनाव हार जीत का मापदंड बना रहता है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से लेकर के 323, 325 पहुंची है। तो उदाहरण के लिए तो हम उसी की बात करेंगे। आप देखिए, एक समय था पंजाब में अकाली दल और भाजपा की सरकारें हुआ करती थी, बाद में कांग्रेस आई और वहां आम आदमी पार्टी आ गई। हरियाणा के चुनाव भी आपके सामने है, लगातार गुजरात से लेकर के। तो हैदर साहब, मैं एक बात फिर कहूंगा कि राजनीति को राजनीति के तरीके से करें। आपकी मानवीय भूल से जनता का बहुत नुकसान होता है, और जब आपके सामने सत्ता पक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी जैसा कद्दावर नेता या कद्दावर पार्टी हो, जो पन्ना प्रमुख से लेकर पीएम तक 24 घंटे चुनावी मोड में, सरकार चलाने के मोड में हो, तो आपको विचार करना पड़ेगा कि छोटी भूल भी भारी पड़ सकती है, और ये आने वाला शाम तक का परिणाम। सुनील कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगा, अंतिम कमेंट आपसे लूंगा, और फिर वक्त की पाबंदी है इसलिए चर्चा को समाप्त भी करूंगा। जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव की बात की जा रही है, जो आत्ममंथन करने की उनको जरूरत है, क्योंकि सत्ता के करीब पहुंचते रह गए, और उसकी वजह भी यही रही कि अकेले अपने आप को नेता मान लिया था, और आज भी विधान परिषद का वही हाल है। देखो, अखिलेश यादव दिल के बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके जो रणनीतिकार हैं, जो एडवाइजर हैं, वो कहीं ना कहीं उनको गुमराह करने का काम। दूसरी बात, जहां शिवपाल जी को लेकर के चर्चा भी आपके प्लेटफॉर्म पर हुई, या आजम खां के मीडिया एडवाइजर का कल जो बयान आया वहां छुट्टी शादी, दिक्कत यह है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने भी कुछ लोगों को, वरिष्ठ लोगों को अलग नहीं किया या राजनीति से दूर नहीं किया, लेकिन समाजवादी को यह महंगा पड़ा, और कहीं ना कहीं उनको दूर करना, ये रिजल्ट सामने लगातार आ रहे हैं। सुनील कौशिक जी, रोकना होगा, चर्चा को समाप्त करना होगा, वक्त की पाबंदी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रमेश ठाकुर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।